हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट थ्योरी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि फिशर्स इफेक्ट होता क्या है ना। हमें पता है कि ये थ्योरी एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन करने के लिए दी गई थी, पर इसमें फिशर्स इफेक्ट क्या है पहले हम ये समझेंगे। तो फिशर्स इफेक्ट क्या कहता है कि फिशर इफेक्ट एक इकोनॉमिक थ्योरी है जो कि इकोनॉमिस्ट इरविंग फिशर ने डेवलप करी थी। राइट, फिशर इफेक्ट किसके थ्रू दिया गया? इरविंग फिशर के थ्रू। तो उन्होंने इस थ्योरी में क्या कहा था, उन्होंने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था। और रिलेशनशिप किसके बीच में? इन्फ्लेशन, रियल इंटरेस्ट और नॉमिनल इंटरेस्ट के बीच में। मींस दो चीज़ों के बीच में इनका रिलेशनशिप था, एक इन्फ्लेशन और दूसरा इंटरेस्ट के बीच में। पर इन्होंने इस इंटरेस्ट को भी दो पार्ट में कर दिया, एक रियल इंटरेस्ट और नॉमिनल इंटरेस्ट, और इन तीनों के बीच के रिलेशन को इन्होंने डिस्क्राइब किया। तो इकोनॉमी में जो चीज़ रियल इंटरेस्ट, नॉमिनल इंटरेस्ट और इन्फ्लेशन के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है उसी को हम क्या कहते हैं? फिशर्स इफेक्ट कहते हैं। इज़ इट क्लियर? तो अब इनकी इस बात से क्लियर हो गया कि तीन चीज़ें हमें जाननी है, मतलब एक इन्फ्लेशन हो गया, एक नॉमिनल और एक आपका रियल इंटरेस्ट होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट क्या होता है ये डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि हमको ये तो पता है कि इन्फ्लेशन क्या होता है ना। इन्फ्लेशन को एकदम सिंपली हम क्या कहते हैं? महंगाई। आप इस तरह से समझ सकते हैं, कोई अगर चीज़ आज आपको 2 में मिल रही है तो फ्यूचर में वो चीज़ 2 की नहीं मिलेगी, है ना। क्योंकि क्या हो जाएगी? मनी की पावर, मनी की जो वैल्यू वो डिक्रीज़ हो जाती है इन्फ्लेशन के टाइम पीरियड में, और प्राइसेस क्या हो जाती है? राइज कर जाती हैं। तो महंगाई बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं ना, क्योंकि चीज़ महंगी मिलने लगी। वो 2 की चीज़ अब आपको 10 की मिलेगी, तो वो ही आपको महंगाई कहते हैं। तो इन्फ्लेशन रेट हर कंट्री में होता है कि वहाँ पे क्या चल रहा है इन्फ्लेशन रेट, ठीक। तो वही ये कह रहे हैं कि इनके बीच में रिलेशन जानना है। तो हमें क्या जानना पड़ेगा कि नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट होता क्या है, क्योंकि अगर ये इंटरेस्ट समझेंगे तभी हम इस रिलेशन को समझ पाएंगे। तो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? इट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल रिटर्न दैट अ पर्सन रिसीव्स व्हेन दे डिपॉजिट मनी। तो जब जनरली जो बैंक आपको रेट ऑफर करता है ना, वो रेट आपका कौन सा होता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। तो जब भी आप बैंक में अपने पैसे डिपॉजिट कर रहे हैं या अगर आप बैंक से बोरो कर रहे हैं, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करती है दैट इज़ योर व्हाट? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। तो सपोज अगर बैंक आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके सेविंग डिपॉजिट पे दे रही है, तो इसका मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना हो गया? 5% हो गया। और इसका मतलब क्या निकला? ये 5% का इंटरेस्ट सेविंग पे देने का क्या मतलब निकला? इट सजेस्ट दैट द इंडिविजुअल विल गेट एन एक्स्ट्रा 5% ऑफ हिज मनी दैट ही हैज़ इन द बैंक। बैंक में जो भी पैसा जमा किया है उससे एक्स्ट्रा 5% उसको मिलेगा। दैट इज़ योर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, राइट। तो बैंक के थ्रू ऑफर्ड रेट हमारा क्या होता है? नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है। जनरली आप जो इंटरेस्ट रेट सुनते हैं ना, वो कौन सा इंटरेस्ट रेट है? वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है। फिर रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? देखिए, कहते हैं ना कि नॉमिनल, नॉर्मली जो कहा जा रहा है इस तरह से समझिए इसको, और रियल एक्चुअली क्या है? तो रियल क्या है? रियल इंटरेस्ट रेट इज द इन्फ्लेशन एडजस्टेड नॉमिनल रेट। वो नॉमिनल रेट जिसमें से हम इन्फ्लेशन के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, और तब जो होता है वो क्या कहलाता है? रियल इंटरेस्ट रेट। तो रियल इंटरेस्ट रेट क्या होता है? वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट ही होता है, पर वहाँ पे हम इन्फ्लेशन को एडजस्ट कर चुके होते हैं, राइट। देखिए, कहीं भी ये माना जाता है कि जो भी इंटरेस्ट रेट होता है ना, जो भी कंट्री आपको इंटरेस्ट रेट देती है ना, एक्चुअली वो इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट को लेते हुए इंटरेस्ट रेट डिटरमाइन किया जाता है। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भी ऑफर किया जाता है इंटरेस्ट रेट बैंक के थ्रू, वो हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है? चेंज होता रहता है। अभी 7% मिल रहा है, फिर बैंक में इंटरेस्ट रेट आपका 8% चला जाएगा, या फिर 6% हो जाएगा। ये इंटरेस्ट रेट चेंज होता रहता है ना। इसके वैरी करने के पीछे एक रीज़न ये भी होता है, क्या आपका इन्फ्लेशन रेट होता है। तो इन्फ्लेशन रेट का इम्पैक्ट लिया जाता है जो भी बैंकों के थ्रू इंटरेस्ट रेट ऑफर किया जाता है, वो क्लियर है। तो इसका मतलब नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में आपका इन्फ्लेशन है ना, इन्फ्लेशन का इंटरेस्ट रेट इंक्लूड है। तो रियल क्या कहता है कि इस इन्फ्लेशन के रिस्क जो रेट है, इन्फ्लेशन का जो है, उसको हटाइए, उसको एडजस्ट कर दीजिए, उसके बाद जो बचता है वो आपका रियल इंटरेस्ट। रियली में आपको क्या मिला? तो इन्फ्लेशन को तो वो तो महंगाई हो गई ना, वो तो कोई भी चीज़ आपको बढ़ के उतना जाएगी ही जाएगी, तो उसका क्या इम्पैक्ट लेना। लेकिन जो रियली आपको एक्स्ट्रा मिला वो बात होती है कि हाँ भाई ये हमने एक्स्ट्रा अर्न किया, एंड दैट इज़ योर रियल इंटरेस्ट रेट। इज इट क्लियर? तो फिशर इफेक्ट ने क्या कहा? रिलेशनशिप बताई कि इन्फ्लेशन, नॉमिनल और इंटरेस्ट रेट के, नॉमिनल और रियल इंटरेस्ट रेट के बीच में एक रिलेशन है, ठीक। हमने नॉमिनल और रियल होता क्या है ये समझ लिया। तो अब हम बात करते हैं कि आखिर ये रिलेशन क्या था, जिस रिलेशन को फिशर्स ने एक्सप्लेन किया। तो फिशर ने इस रिलेशन के बारे में क्या कहा कि कैसा रिलेशन है इन तीनों के बीच में। फिशर इफेक्ट स्टेट्स दैट रियल इंटरेस्ट रेट इक्वल्स द नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट। वो कहते हैं कि ये जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो क्या होता है? वो आपके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट को जब आप डिडक्ट कर देते हैं, तो जो बचता है वही हमारा क्या
होता है, रियल इंटरेस्ट रेट होता है। अरे रियल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस इन्फ्लेशन रेट। या इन्होंने और क्या कहा, इसी बात को दूसरी तरीके से उन्होंने कहा, फिशर इफेक्ट ने क्या कहा, मतलब ये वही उनका रिलेशन है कि इन्फ्लेशन और रियल और नॉमिनल दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। कनेक्शन कैसा है, रिलेशन कैसा है, तो वो यही कह रहे हैं कि भाई रियल हमारा वही होता है जो हमारा नॉमिनल में से इन्फ्लेशन को डिडक्ट करने के बाद आता है। इसी बात को इस तरह से भी कहा जाता है कि it states that the nominal interest rate in an economy is equal to the sum of real rate of return and inflation। तो रिलेशन में ये क्या कह रहे हैं कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट होता है ना वो हमेशा इक्वल होना चाहिए किसके, रियल इंटरेस्ट रेट के और इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट के। जो भी इन्फ्लेशन का इन्फ्लेशन रेट के, जो भी इन्फ्लेशन का रेट है और जो भी आपका रियल रेट ऑफ रिटर्न है, दोनों का जो सम होगा ना वो किसके बराबर होगा, वो आपके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बराबर होगा। यही रिलेशन है इनके बीच में। इज इट क्लियर? तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू रियल इंटरेस्ट रेट प्लस इन्फ्लेशन रेट। और मैथमेटिकली अगर हमको इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेना होता है ना तो उसको हम किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, उसको इस फॉर्मूले के थ्रू करते हैं। तो 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आर, फिर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। क्लियर है? याद रखिएगा ये जितना भी रेट है ना वो परसेंटेज में होता है, पर जब हम कभी भी इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो परसेंटेज को किस में कन्वर्ट करते हैं, फैक्टर में कन्वर्ट करते हैं। मतलब 5% है तो 5 डिवाइड बाई 100, इट मीन्स व्हाट, 0.05। क्लियर है? तो 0.05 इज योर फैक्टर। तो जब भी लेते हैं हम फैक्टर लेते हैं। भाई इंटरेस्ट बोला तो इंटरेस्ट क्या होगा, अगर 5% है तो फैक्टर यहाँ पे लेंगे। ठीक है? तो यहाँ पे आई का मतलब क्या हो गया आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, वहीं पे आर का क्या मतलब हो गया आपका रियल इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? तो अगर आपको इनमें से मान लीजिए रियल इंटरेस्ट रेट भी नहीं पता तो आप बाकी चीज़ें अगर आपको पता है तो आप उनको पुट करके रियल इंटरेस्ट रेट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीका सही है कि इस तरीके से इस फॉर्मूले को हम ये रियल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करते हैं और यही रिलेशन है। राइट? तो फिशर्स इफेक्ट में जो तीनों के बीच का रिलेशन है वो यही रिलेशन है कि 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1 प्लस आर मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट। आपका रियल रेट और इन्फ्लेशन रेट का जो सम होता है वो बराबर होता है किसके, आपके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के। इस बात को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सपोज करिए कि आप अभी एक बैंक में एफडी कराते हैं तो वहाँ पे एफडी का जो रेट आपको ऑफर किया जा रहा है वो 12% का ऑफर किया जा रहा है। क्लियर है? 12% का इंटरेस्ट रेट। अब आप सोचिए ये कौन सा रेट होगा, ये हमारा नॉमिनल इंटरेस्ट रेट हो गया ना, क्योंकि बैंक ऑफर कर रही है 12% का। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ इन्फ्लेशन कितना है, 8%। ये माना जा रहा है कि इन्फ्लेशन किस रेट से जाएगा, वो 8% के रेट का रहेगा। तो रियल इंटरेस्ट रेट हमारा कितना होगा, तो रियल इंटरेस्ट रेट का हमें पता है कि कैसे होता है, हम माइनस करके एग्जैक्ट निकाल सकते हैं कि 12 अगर हमारा नॉमिनल है और इन्फ्लेशन 8%, तो 12 माइनस 8 इज इक्वल टू व्हाट, 4% हमारा रियल होगा। क्योंकि रियल क्या होता है, रियल क्या होता है आपका, रियल में इन्फ्लेशन इंक्लूड हो जाता है तभी तो हमारा क्या बनता है, नॉमिनल बनता है। तो 4 प्लस 8 इज इक्वल टू योर 12, है ना। तो इस हिसाब से, लेकिन जब हम एक्चुअल उस फॉर्मूले के थ्रू निकालते हैं, जो मैथमेटिकली इक्वेशन जो रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हुए करेक्ट निकाला गया, तो उससे निकालेंगे तो 3.70 हमारा आंसर आता है। और कैसे निकालते हैं, देखिए फॉर्मूले के हिसाब से हम ऐसे पुट कर देंगे कि 1 प्लस वॉट, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 1 प्लस आर और मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट। तो जब हम सबको फॉर्म फैक्टर करके लिखेंगे तो 1 प्लस आर से 1.08 को मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका ये चीज़ें आ जाएंगी। क्लियर है? और इस तरह से जब हम 1.12 में 1.08 को डिडक्ट करेंगे और फिर आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.7। तो 0.37 है, ये हमारा फैक्टर है, हमने हर जगह फैक्टर तो लिया था। तो रेट निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 कर देंगे तो 3.70 हमारा वो क्या हो जाएगा, रियल रेट हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इट मीन्स क्या हुआ कि एक्चुअली जो आपका एफडी का पैसा था, जो आपने एफडी का जो कराई है, वो कितने % से बढ़ रही है, वो 4% से ग्रो कर रही है। भले ही बैंक कह रही है कि 12% एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला, पर एक्चुअली आपको मिला कितना एक्स्ट्रा, 4%। क्योंकि कोई भी चीज़ बाकी जो 8% है वो तो आज की पैसे की कल की वैल्यू ही उतनी है। इन्फ्लेशन में क्या कहता है, जो चीज़ आज आपको 1 में मिल रही है ना, अगर इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेके वही चीज़ आपको उस प्राइस पे मिलेगा, वो हमेशा ज़्यादा प्राइस होगी। इज इट क्लियर? इन्फ्लेशन का सिंपल सा मतलब होता है, तो अगर वो कह रहे हैं 12%, तो 12% में 8% तो नॉर्मल है। जो चीज़ आज आपको 2 की मिल रही थी वो आपको 20 की मिलेगी, तो वो 20 जो मिल रहा है आपको कि 2 का 10 गुना है। तो 10 गुना कुछ नहीं है, क्योंकि 2 की चीज़ आपको 20 की कल मिलने वाली है, तो वो तो इन्फ्लेशन हो गया। तो वो अगर एक्स्ट्रा आपको 20 दिए, 2 का 20 आपको वापस कर रहे हैं, तो कुछ नहीं वापस करे, क्योंकि वो तो आपका नेचुरल वही पैसा वही चीज़ आपको रिटर्न कर दिए। वो इन्फ्लेशन है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपका रियली आपको कुछ प्रॉफिट मिला, तो जब उस 20 से एक्स्ट्रा अगर
आपको मिला, 25 मिला, तो ये 5 जो है ना ये आपका रिटर्न हुआ। कहने को तो 2 का आपको 25 मिला, पर एक्चुअली आपको मिला कितना, सिर्फ 5 मिले, क्योंकि 20 तो वही चीज़ है ना कि 2 की चीज़ आप आज खरीद रहे थे, वही चीज़ आपको उस दिन 20 की मिलेगी, तो वो तो कोई मतलब ही नहीं रखती है। मतलब क्या रखता है, जो एक्स्ट्रा मिला, तो दैट इज़ योर रियल ग्रोइंग इनकम। इज इट क्लियर? यही हमारा फिशर इफेक्ट कहना चाहते हैं। ठीक, तो अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या है। करेक्ट, फिशर इफेक्ट तो हम समझ गए कि इन तीनों के बीच के रिलेशंस हैं। तो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट क्या हो गया, करेंसी मार्केट में क्या होता है, फिशर इफेक्ट को हम इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट कहते हैं। मतलब जब हम ये पूरा डेरिवेटिव में आते हैं, जो आपके फॉरेक्स में आते हैं, तो वहाँ पे हम इनको क्या कहते हैं, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट कहते हैं। और ये किस लिए होता है, फॉरेक्स के ट्रेडिंग के लिए और उसको एनालिसिस करने के लिए ये मेथड या ये थ्योरी यूज़ की जाती है। ये थ्योरी का मेन मोटिव क्या है, ये एक एजम्पशन पे बेस्ड है जो कहता क्या है कि अक्रॉस द वर्ल्ड, मतलब सभी जगह, ऑल ओवर द कंट्री, जो आपका रियल इंटरेस्ट रेट होता है ना हर कंट्री का, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। मतलब कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री सी, कंट्री डी, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, और अगर हम किसी एक सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे हैं, मतलब किसी एक चीज़ में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, और रिस्क सभी उस सिक्योरिटी का सभी कंट्रीज़ में सेम है, तो इस केस में जो रिटर्न भी होना चाहिए, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो ऑफर कर रहे हैं ना रियल वाला, वो सब में सेम होना चाहिए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट तो सबका अलग अलग होगा। तो इसका मतलब जो रियल इंटरेस्ट रेट है ना वो सबका कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इज इट क्लियर? इट डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप बिटवीन, ये रिलेशनशिप बताती है किसके किसके बीच में। याद रखिएगा, इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट क्या कहती है, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट को लेकर चलती है, वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से काम करती है, और वो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में वही इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की बात कर देती है, जिससे कि मोटिव उनका रियल है, पर रियल के बारे में उन्होंने एक ही बात कही कि रियल सबका बराबर होना चाहिए। तभी आप समझिए कि उसी बेस, जब रियल सबका बराबर होगा वही एक्सचेंज रेट सही होता है आपका, राइट, वही करेंसी कन्वर्जन का रेट सही होता है। तो रियल सब में इक्वल है, इसके लिए आपको सबका नॉमिनल देखना पड़ेगा, नॉमिनल देखना पड़ेगा, और इन्फ्लेशन देखना पड़ेगा। अलग अलग कंट्री का इन्फ्लेशन अलग होगा, अलग अलग कंट्री का, तो फिर नॉमिनल रेट भी चेंज हो जाएगा। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लेंगे, मान लीजिए सब में 4% आपका रियल इंटरेस्ट आ रहा है, लेकिन एक कंट्री में 8% का इन्फ्लेशन है, तो उस कंट्री का इंटरेस्ट रेट नॉमिनल कितना जाएगा, 8 + 4 12%। वहीं दूसरी कंट्री का 9% का इन्फ्लेशन है, तो इनका कितना जाएगा, 9 + 4 करेक्ट, 13% का इनका चला जाएगा नॉमिनल। एक कंट्री में सिर्फ 40% का इन्फ्लेशन है, तो 4 + 4 80% का इनका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट दिखेगा। आप देखिए, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 8%, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 12%, नॉमिनल रेट इंटरेस्ट 13%, अलग अलग रेट ऑफ नॉमिनल दिख रहा है, लेकिन देखिए रियल सबका इक्वल है। डिफरेंस कौन क्रिएट किया, इन्फ्लेशन क्रिएट किया। इट मीन्स अगर नॉमिनल ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन भी ज़्यादा होगा, है ना, क्योंकि रियल इंटरेस्ट रेट, तो ये थ्योरी क्या कहती है कि सब में इक्वली होना चाहिए। क्लियर है? तो ये रिलेशनशिप कैसे कह रही है कि नॉमिनल इंटरेस्ट रेट इन 2 कंट्रीज एंड द स्पॉट एक्सचेंज रेट ऑफ देयर करेंसीज, उनकी करेंसीज का जो एक्सचेंज रेट है, स्पॉट करेंट का जो एक्सचेंज रेट है वो, और उन कंट्रीज़ का जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है, उनके बीच के रिलेशंस को कौन एक्सप्लेन किया है, आपका इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट थ्योरी। इज इट क्लियर? और ये रिलेशन वो कैसे एक्सप्लेन किए, उन्होंने कहा कि ये जो इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस है ना कंट्रीज़ में, जो कंट्रीज़ में 2 कंट्रीज़ का जो इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होना चाहिए। किस चीज़ के, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट डिफरेंशियल्स, राइट, उनके इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। मतलब उनके इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस आ रहा है वो उनके इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस के बराबर आना चाहिए, तभी तो रियल बराबर हुआ। कैसे, समझिएगा, मैंने कहा एक कंट्री, दो कंट्री ए, कंट्री बी, कंट्री ए का 4% का रियल इंटरेस्ट है, कंट्री बी का भी 4% का ही रियल इंटरेस्ट है। इज इट क्लियर? तो रियल इंटरेस्ट दोनों का सेम, 4 हो गया। क्लियर? अब कंट्री ए में 8% का क्या आया, आपका इन्फ्लेशन आया। इज इट? तो इनका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया, 8 + 4 12%। कंट्री बी का कितना आया, हमने कहा कंट्री बी का 9% का इन्फ्लेशन है, ठीक है, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन 9% का है, तो इनका नॉमिनल इंटरेस्ट कितना बनेगा, 9 + 4 13% का। इज इट क्लियर? इनकी थ्योरी क्या कहती है कि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो इंटरेस्ट रेट है, अब देखिए कंट्री ए का इंटरेस्ट रेट 12% का दिख रहा है नॉमिनल का, और कंट्री बी का नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना दिख रहा है, 13% का दिख रहा है। तो इन दोनों के इंटरेस्ट रेट के बीच का डिफरेंस कितना है, 1% का, 12% और 13%, 1% का इंटरेस्ट रेट है, वो इक्वल होना चाहिए किसके, एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट के डिफरेंस के। तो इन्फ्लेशन रेट कितना था, 4 तो रियल ही था, एक्सपेक्टेड कितना था इन्फ्लेशन, 8 और 9, तो 8 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना, 1%। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि रियल हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, रियल सबका सेम होना चाहिए। तो यही ये थ्योरी कह रही है
कि जो नॉमिनल इंटरेस्ट रेट है ना वो हमेशा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के बीच का जो डिफरेंस है 12% 13%, और नॉमिनल में इन्फ्लेशन इंक्लूड है और रियल इंक्लूड है, क्लियर है। तो नॉमिनल के बीच का डिफरेंस इक्वल होगा इन्फ्लेशन के डिफरेंस का। इन्फ्लेशन 8 और 9 1% का डिफरेंस, और नॉमिनल 12 और 13 1% का डिफरेंस, दोनों इक्वल हो गया। दैट इज योर फिशर्स इफेक्ट थ्योरी, इंटरनेशनल फिशर्स इफेक्ट थ्योरी। इज इट क्लियर? इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इट स्टेट्स द मूवमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट ऑफ टू करेंसीज इज प्रोपोर्शनल टू, किसी कंट्रीज में एक्सचेंज रेट दो करेंसीज का जो मूव कर रहा है, जो फ्लैक्चुएट कर रहा है, बेसिकली ये थ्योरी ना प्राइस फ्लैक्चुएशन के लिए थी। एक्सचेंज रेट में जो प्राइस फ्लैक्चुएशंस होती है करंट और फ्यूचर की, उसको ये क्या करती है आपके प्रिडिक्ट करने के लिए चीज़ें थी कि क्या मूवमेंट होगा। तो ये कह रही है कि एक्सचेंज रेट के बीच में जो मूवमेंट होता है वो प्रोपोर्शनल होता है। किस चीज़ के प्रोपोर्शनल होगा? उनके नॉमिनल इंटरेस्ट रेट के डिफरेंस के प्रोपोर्शन में होगा। इज इट क्लियर? सो द इक्वेशन can also be used to determine the required nominal rate of return that will help investor achieve their goals। तो ये इक्वेशन, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट की जो इक्वेशन है, ये इन्वेस्टर्स को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हेल्प करती है कि वो ये सोच सकें कि किसी भी कंट्री का नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए। मतलब कि अगर अब आपको पता है कि एक कंट्री 12% ऑफ़र कर रही है, एक कंट्री 8% ऑफ़र कर रही है, तो हमको ये बात तो पता है ना कि इनका इन्फ्लेशन रेट वेरी कर रहा है, तभी इनके रेट वेरी कर रहे हैं, क्योंकि रियल रेट तो सभी कंट्रीज़ का क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब 8% जो नॉमिनल इंटरेस्ट कंट्री दे रही है वहाँ इन्फ्लेशन रेट कम होगा, और 12% जो इंटरेस्ट रेट दे रही है उनका इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा। तो अब हमको पता है कि अगर हमें कोई कंट्री रेट ऑफ रिटर्न जो भी बता रही है, जो हमें ऑफ़र कर रही है, वो कितना होना चाहिए, वो भी हम इस मेथड के थ्रू कैलकुलेट कर लेते कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना नॉमिनल होना चाहिए। क्योंकि हम इन्फ्लेशन और रियल का इम्पैक्ट ले लेंगे तो हम कहेंगे कम से कम इतना तो हमें मिलना चाहिए इंटरेस्ट। इसका एक एग्जांपल दिखाते हैं आपको, है ना। इस बात का एक एग्जांपल आप देखिए कि सपोज़ करिए कि एक सोवर्जन डेब्ट है कंट्री का। तो अब देखिए सोवर्जन डेब्ट है कंट्री का जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करने की बात करें तो ये बिल्कुल रिस्क फ्री है, कोई रिस्क नहीं है, और रिटर्न कितना दे रही है, 2%, एक साल में 2% का रिटर्न दे रही है। रिस्क फ्री होने का मतलब कि 2% तो मिलना ही मिलना है, कोई रिस्क ही नहीं है कि ये 2% से कम होगा। इज इट क्लियर? फिर क्या होता है आपका कि आप एज्यूम करिए कि कंट्री का जो इन्फ्लेशन रेट चल रहा है वो कितना है, 3% का। कंट्री ऑफर कर रही है इंटरेस्ट रेट कितना, 2% का, और कंट्री का इन्फ्लेशन कितना चल रहा है, नॉमिनल रेट है 2%, बैंक जो ऑफर करते हैं दैट इज नॉमिनल, तो 2% ऑफर कर रही हो, और इन्फ्लेशन चल कितना रहा है, 3% का चल रहा है, ठीक है। और जो गुड्स, जो मान लीजिए गुड्स परचेज़ करना है जिसकी आज प्राइस 100 है, तो अगर इन्फ्लेशन 3% का है तो साल भर के बाद वो गुड्स कितने का मिलेगा, 103 का मिलेगा, क्योंकि 3% का अगर इन्फ्लेशन चल रहा है तो 100 रुपये की चीज़ कितने की मिलेगी, 103 की मिलेगी। और आप वही 100 रुपये अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं डेप्ट में और आपको बैंक ऑफर करिए 2% का इंटरेस्ट, तो आपको उसी डेप्ट से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो उससे आपका पैसा कितना हो जाएगा, 102। अब आप सोचिए कि आपने इन्वेस्टमेंट की 100 की और नॉमिनल रेट सिर्फ 2% का था, तो आपको जो पैसा आया साल भर बाद 102 का आया, पर वही जो 100 की चीज़ थी अगर आप एक साल बाद खरीदने जा रहे तो वो कितने की आ रही है, 103 की मिल रही है। तो आप ये सोचिए कि आपको शॉर्टफॉल हुआ $1 का, है ना। ये आप रुपए में समझिए, यूरो में समझिए, येन में समझिए, रुपए में किसी में भी समझिए, तो बेसिकली आपको 1 का शॉर्टफॉल हुआ। ऐसे देखने में क्या लग रहा था कि 2% का इंटरेस्ट मिल रहा है तो अच्छा ही है, पर अगर हम इन्फ्लेशन रेट को ध्यान नहीं देते, हम इन्फ्लेशन रेट के बारे में नहीं जान रहे हैं, हम उसका इम्पैक्ट नहीं लेंगे, तो हम तो कहेंगे ना कि 2% का रिटर्न है, 100 की चीज़ 102 की मिल जाएगी, हम कहेंगे बहुत अच्छा है। लेकिन नहीं, वो रियल इंटरेस्ट रेट नहीं है। इन्फ्लेशन को उस पर डालिए, उस इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लीजिए, उसको एडजस्ट करिए एंड देन देखिए रियल रिटर्न क्या है। तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 3% का इंटरेस्ट है तो इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 3% से ज़्यादा का ही होना चाहिए। नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए, 3% से ज़्यादा का ही होना, तभी आप एक्चुअली कुछ कमा पाएंगे। अगर 4% होता तो आप कहते कि हाँ 3% इन्फ्लेशन, 1% हमारा अर्न हुआ, इंटरेस्ट हमने 1% कमाया। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना चाहिए आपको, आप यहाँ से समझ सकते हैं। इस थ्योरी का जो फॉर्मूला है, उसकी फॉर्मूले की बात करें, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट थ्योरी का फॉर्मूला, तो वो क्या कहते हैं, वो इन्फ्लेशन और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, यही दो लेके चलते हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला कैसे बनता है, 1 + इंटरेस्ट रेट ऑफ कंट्री ए डिवाइडेड बाई व्हाट, 1 +
आर मतलब क्या, इन्फ्लेशन रेट, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ कंट्री ए। एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट क्या है, एक कंट्री का इन्फ्लेशन रेट क्या है। तो इंटरेस्ट रेट और उस कंट्री का इन्फ्लेशन, उसको डिवाइड करेंगे आप, वो इक्वल होना चाहिए दूसरी कंट्रीज़ के इंटरेस्ट रेट के और उसके इन्फ्लेशन के। इज़ इट क्लियर? क्योंकि इन्होंने यही तो कहा कि इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन रेट का जो डिफरेंस है वो इक्वल होना चाहिए, तभी तो कहने का मतलब ये निकला कि भाई रियल रेट सबका बराबर होगा, है ना। तो ये यही कह रहे हैं कि एक कंट्री का इंटरेस्ट रेट और उसका इन्फ्लेशन रेट, उसका जो प्रोपोर्शन है वो इक्वल होना चाहिए दूसरी कंट्री के इंटरेस्ट रेट और उसके इन्फ्लेशन रेट के प्रोपोर्शन के। उसी के बेस पे आपका एक्सचेंज रेट और चीज़ें फिक्स हो जाती हैं। इज़ इट क्लियर? तो ये प्राइस मूवमेंट्स को बताता है फॉरेक्स में। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।